चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज का अपना कार्यक्रम। आज के हमारे टॉपिक का नाम है जैव विकास। जैसा कि आप मेरे पीछे बोर्ड पे देख रहे हैं, जैव विकास को इंग्लिश में कहते हैं ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। क्या है ये ऑर्गेनिक इवोल्यूशन? पीछे आप देख रहे हैं जैसे कि हम ये पहले से काफी लंबे समय से ये सुनते आ रहे हैं, हमने कहीं ना कहीं पढ़ा भी होगा कि मानव का जो विकास है वो इस प्रकार बंदर से लगातार क्रमबद्ध तरीके से धीरे धीरे विकसित होकर आज हम जो मानव हैं आज के स्वरूप में बन गए। कैसे बन गए मानव? इसी विकास क्रम को कहा जाता है जैव विकास। न सिर्फ मानव बल्कि इस धरती पर पाए जाने वाले समस्त जीवों में जन्म के बाद लगातार, जन्म का मतलब ऐसा नहीं कि आज हम पैदा हुए, मतलब जब धरती पे मानव आया हुआ होगा तब से बात हो रही है। ठीक, कोई भी जीव, चाहे वो शेर हो, भालू हो, बंदर हो, कोई भी पेड़ पौधा भी हो, हर एक जीव के अंदर समय के साथ लगातार कई परिवर्तन हुए होंगे और इन परिवर्तनों के पश्चात आज हम उसे जिस स्वरूप में देख रहे हैं, और प्राचीन समय में जब इसकी उत्पत्ति हुई थी इस धरती पे, तब ये किस रूप में हुआ उत्पन्न, और तब से लेके अब तक इसमें जो परिवर्तन आए, इसी सभी परिवर्तन को सम्मिलित रूप से एक नाम दिया गया है, वो है जैव विकास यानी कि ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। जो विकास है ये शरीर के अंदर शारीरिक और मानसिक स्तर पर होता है। ठीक, जैसा है जब पहले मानव हुआ करता था तो मानव का जो कद था वो पहले बहुत बड़ा हुआ करता था, आज के मानव के कद की अपेक्षा ज्यादा था। और कहीं कहीं हम ये भी देखते हैं कि बहुत बड़े बड़े लगभग 7-7 फीट होते थे, चौड़े होते थे। ठीक, क्योंकि प्राकृतिक रूप से जंगल में रहते थे, प्राकृतिक रूप से उनके अंदर शक्ति क्षमता थी। अब धीरे धीरे ये कमी होती जा रही है, लेकिन मानसिक रूप से उतने सक्षम नहीं थे जितना आज का मानव मानसिक रूप से सक्षम है। ठीक, तो इसी प्रकार के परिवर्तन हमें आज इस टॉपिक में पढ़ने हैं। और इस जैव विकास को अगर हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है इस जैव विकास के अंतर्गत मुख्य रूप से 4 सिद्धांत हैं जो हमें पढ़ लेनी चाहिए। पहला सिद्धांत जो है वो है लेमार्कवाद। कौन सा सिद्धांत? लेमार्कवाद यानी कि थ्योरी ऑफ लेमार्किज्म। दूसरा सिद्धांत है डार्विनवाद, थ्योरी ऑफ डार्विनिज्म या डार्विनिज्म थ्योरी। तीसरा है उत्परिवर्तनवाद यानी कि म्यूटेशन थ्योरी। और चौथा सिद्धांत है नव डार्विनवाद, नियो डार्विनिज्म, जिसे मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी भी कहते हैं। तो ये जो 4 सिद्धांत है ये जैव विकास यानी कि जीवन की उत्पत्ति के पश्चात जीवों में आने वाले सतत जो परिवर्तन है विकास रूप में, उनको बताता है। अब इन विकास को आप एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले उसकी जाने हम परिभाषा। जीवों के शरीर में समय के साथ, यहाँ पे आप अगर इंग्लिश मीडियम हैं तो आपको इंग्लिश में ये परिभाषा नोट कर लेनी है, और अगर आप हिंदी मीडियम हैं तो आपको हिंदी में नोट कर लेनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी लैंग्वेज में। जीवों के शरीर में समय के साथ यानी कि धीरे धीरे हजारों, लाखों, करोड़ों वर्षों तक लगातार ये परिवर्तन होते रहते हैं। समय के साथ उत्पन्न होने वाले जो सतत परिवर्तन हैं, इन्हीं सतत परिवर्तनों को क्या नाम दिया गया है? जैव विकास। द कंटिन्यूअस चेंजेस दैट ऑकर इन द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो जीवित है उस जीवित जीव के शरीर में, मृत की तो बात ही नहीं हो सकती क्योंकि अब वो मर ही गया है, तो फिर क्या परिवर्तन आएंगे, है ना? तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, जीवित प्राणी के अंतर्गत समय के साथ लगातार आने वाले जो चेंजेस हैं, कंटिन्यूअस चेंजेस हैं, सतत परिवर्तन हैं, उन परिवर्तनों को ही हम क्या नाम देते हैं? इंग्लिश में ऑर्गेनिक इवोल्यूशन और हिंदी में जैव विकास। कई विद्वानों ने अपने इन सिद्धांतों को अलग अलग स्तर पे समझाया है। जैसे ये जो थ्योरी है ये लेमार्कवाद के एग्जाम्पल को बता रही है, जो यहाँ पे ये दिखाई दिया है चित्र आपको, कि लेमार्क साहब कहते हैं कि इस तरीके से जिराफ की गर्दन पड़ती। तो उन बिंदुओं को हम समझेंगे, है ना? पहले आप ये समझ लें कि जैव विकास क्या है। अब जैव विकास के संबंध में ये जान लो कि भाई जैव विकास के इस पूरे
टॉपिक के अंतर्गत कौन कौन से सिद्धांत हमें पढ़ने हैं। तो पहला हमें पढ़ना है लेमार्कवाद। क्यों भाई पहला ही क्यों है ये लेमार्कवाद, दूसरे नंबर पे क्यों नहीं है? क्योंकि लेमार्क नाम के वैज्ञानिक ने सबसे पहले 1809 में इससे संबंधित एक सिद्धांत दिया था, तो क्रमबद्ध रूप से वो हो गया पहले नंबर का। फिर उसके बाद डार्विन ने दिया है 1859 में, तो क्रमबद्ध रूप से हो गया वो दूसरे नंबर का। फिर तीसरे नंबर पे उत्परिवर्तन जो है 1901 में। तो लगातार हम देखें तो ये जो सिद्धांत हैं समय के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं, इनमें कुछ परिवर्तन देखने को मिल रहा है, कुछ सिद्धांतों को मान्यता मिल जा रही है, कुछ को नहीं मिल जा रही है। तो ये सारी चीजें हैं। और ये है आपका चौथा सिद्धांत जो लगभग 1910 के आसपास देखने को मिलता है। इसकी कोई किताब में एक ऑथेंटिक सन देखने को नहीं मिलती कि कौन से समय में ये पब्लिश किया गया। इसके पीछे जो बातें हैं वो हम एक एक करके समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं क्या, डार्विन और लेमार्क। ठीक, अच्छा लेमार्क के बारे में एक बात जान लेना बहुत जरूरी है कि लेमार्कवाद जो है वो उपार्जित लक्षण की वंशानुगति के सिद्धांत को बताता है। कैसे बताता है? ऐसे बताता है, जैसे ये जिराफ है। लेमार्क साहब कहते हैं संसार के अंदर जितने भी जीव है वो प्रकृति से संबंधित हैं, प्रकृति के संपर्क में बने हुए हैं। तो सिंपल सी बात है, कोई भी संसार के अंदर ऐसा जीव नहीं है जो प्रकृति से अछूता हो, प्रकृति से दूर किनारे कहीं बैठा हो, है ना। तो प्रकृति के संपर्क में प्रत्येक जीव मौजूद है। ये जो जीव है प्रकृति के साथ क्या करते हैं, अनुकूलन बिठाते हैं। बदलते मौसम में सर्दी, गर्मी, बरसात, तो इन बदलते मौसम में ये क्या करते हैं, प्रकृति के साथ अनुकूलन बिठाते हैं। अनुकूलन बिठाने के साथ साथ ये क्या करते हैं, कुछ अंगों का उपयोग ज्यादा करते हैं, कुछ अंगों का उपयोग कम करते हैं। ये बात कौन बता रहा है? ये बात बता रहा है लेमार्क, मैं नहीं बता रहा हूं। लेमार्क के द्वारा बताई गई इन बातों को आप तक पहुंचा रहा हूं। तो लेमार्क ने कहा कि प्रत्येक जीव प्रकृति के संपर्क में है। इस संपर्क में जो परिस्थितियां हैं वो बदलती रहती हैं। तो इस बदली हुई परिस्थितियों के अनुसार उन्हें अनुकूलन बिठाना पड़ता है। और अनुकूलन के लिए क्या कर रहे हैं, अपने अंगों का उपयोग कुछ ज्यादा कर रहे हैं, कुछ कम कर रहे हैं। जब ज्यादा से ज्यादा कुछ अंगों का उपयोग होने लगता है तो उन्हीं अंगों में क्या होने लगता है, विकास होने लगता है। और विकासात्मक प्रक्रिया के दौरान ये एक लक्षण दूसरी पीढ़ी में जाता है, फिर उसके बाद तीसरी में, चौथी में, पांचवी, छठवीं में, लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी ये लक्षण ट्रांसफर होते रहते हैं, होते रहते हैं। और इस प्रकार से एक एक करके ये जो जिराफ है उसकी गर्दन आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एक एक करके लंबी, ये पहले इस प्रकार का जिराफ हुआ करता था। ये लेमार्क के अनुसार उदाहरण है। और जमीन की घास खाया करता था, लेकिन एक दिन जमीन की घास खत्म हो गई तो ये लेमार्क के अनुसार क्या है कि ऊल कर झाड़ियां खाने लगा। तो ऊल कर झाड़ियां खाने लगा तो इसके आगे के पैर यहाँ देखो और यहाँ देखो, आगे के पैरों में ग्रोथ हुई, साथ ही साथ इसकी गर्दन भी लंबी हो गई। दो चीज, फिर लगातार ये इस क्रिया को दोहराता रहा तो इसकी गर्दन जो है वो लगातार लंबी होती गई। तो गर्दन का और आगे के पैरों का इसने सबसे ज्यादा यूज किया। सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने से इसके शरीर के अंदर इन अंगों का विकास ज्यादा हो गया। इसी को लेमार्क क्या कहते हैं, जैव विकास। हालांकि बीचमैन नाम का एक वैज्ञानिक है, वो ये इस विचार का खंडन कर देता है। वो कहता है कि यार कुछ भी पे ले जा रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं है, ऐसे जैव विकास नहीं होता। उन्होंने अपना एक प्रैक्टिकल किया। उन्होंने एक चूहा लिया, एक चुहिया ली, दोनों की पूंछ काट दी, फिर उनकी धूमधाम से शादी कराई। ये मैं ऐसे बता रहा हूं जिससे आपको थोड़ा कनेक्ट करने में आसानी होगी, याद करने में आसानी होगी। फिर उनसे कई चूहे चुहिया जन्म लिए, फिर उनका किसी दूसरे से विवाह करवाया। फिर अगली जनरेशन में जो चूहे आए उनकी भी पूंछ काट दी, चूहे चुहिया आए उनकी पूंछ काटी, फिर उनसे अगली जनरेशन पैदा करी, फिर उनकी पूंछ काटी, फिर उससे अगली जनरेशन, फिर उससे पूंछ काटी, और लगातार ये 15, 20, 22 जनरेशन लगातार चूहों की पूंछ काटता रहा और पूंछ आती रही। तो अगर
लेमार्क के अनुसार ये बात मानी जाए कि जिन अंगों का यूज ज्यादा करते हैं वो ज्यादा विकसित होते हैं, जिन अंगों का यूज नहीं करते वो विलुप्त हो जाते हैं। तो जब वो विलुप्त हो जाते हैं तो फिर पूंछ हर जनरेशन में क्यों आ रही? क्योंकि पूंछ तो शुरुआत में ही काट दे रहा है वो। जब पूंछ शुरुआत में ही काट दी गई है तो ऐसी स्थिति में पूंछ के उपयोग का तो कोई सिद्धांत ही पैदा नहीं होता। जब पूंछ दो चूहे उपयोग में ला ही नहीं रहे हैं तो धीरे धीरे आगे आने वाली जनरेशन में ये पूंछ विलुप्त हो जानी चाहिए थी, बट वो पूंछ आज भी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लेमार्क जो कह रहे हैं जैव विकास के अंतर्गत जिन अंगों का यूज ज्यादा करते हो वो अंग ज्यादा विकसित होते हैं, जिनका यूज नहीं करते हो वो विलुप्त हो जाते हैं। ये बात सही नहीं है, लेकिन लेमार्क की बात भले ही गलत हो, लेकिन सबसे पहले लेमार्क ने जब विकास के संबंध में बातें बताई हैं तो उनको सम्मान देते हुए सिद्धांत को कहीं ना कहीं स्थान दे दिया गया है। बट लेमार्क का जो सिद्धांत है ऐतिहासिक रूप से महत्व रखता है, वैज्ञानिक रूप से नहीं रखता। हालांकि परीक्षा में क्वेश्चन आएंगे लेमार्क ने अपना ये सिद्धांत कब दिया, तो लेमार्क ने अपना ये सिद्धांत जो है वो 1809 में दिया। जैसा मैं आपको बता चुका हूं, लेमार्क ने ये सिद्धांत अपना कब दिया है? 1809 में दिया है, 1809 में, है ना। और किसने दिया है? लेमार्क ने दिया है। और लेमार्क साहब इस तरीके से स्मार्ट आदमी जो है ना, ये लेमार्क है, इन्होंने दिया है। इन्होंने एक किताब लिखी थी फिलोसॉफिक जूलॉजिक। क्या नाम है? फिलोसॉफिक जूलॉजिक। अगर आपका मीडियम हिंदी है या इंग्लिश है, आप यहां से अपनी लैंग्वेज में चीजें नोट कर लेना, ठीक, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिलोसॉफिक जूलॉजिक नाम की जो किताब है, इस किताब के अंतर्गत 1809 में लेमार्क नाम के व्यक्ति ने इस सिद्धांत को पब्लिश किया। और इस सिद्धांत को एक अन्य नाम से भी जानते हैं, वो है उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत, यानी थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। जो हम एक्वायर्ड कर रहे हैं कैरेक्टर, हम जो क्या कर रहे हैं? आत्मसात कर रहे हैं, विकसित कर रहे हैं, वही इनहेरिटेंस हो जाते हैं। इस नाम से भी इस सिद्धांत को जाना जाता है। हालांकि ये सिद्धांत वैज्ञानिक रूप से सही नहीं है, बट ठीक है, कोई बात नहीं। इस सिद्धांत की कुछ बातें जैसे अभी अपने चर्चा की कि वातावरण का सीधा संपर्क प्रत्येक व्यक्ति पे पड़ता है। व्यक्ति की जगह आप जीव लिख सकते हैं। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रकृति से सीधा संपर्क रखता है, ठीक, सीधा संपर्क रखता है, जिससे जीव वातावरण के साथ अनुकूल स्थापित करने के लिए अपने अंगों का अधिक या कम उपयोग करने लगता है ना। अपने अंगों का ज्यादा से ज्यादा यूज करने लगेगा, या जिन अंगों की आवश्यकता नहीं होगी इस्तेमाल करने की, उनका इस्तेमाल कम करेगा। जैसे जिराफ ने गर्दन का इस्तेमाल ज्यादा किया था, तो गर्दन का इस्तेमाल ज्यादा करने से क्या होगी? गर्दन का विकास होने लगा, ठीक। जैसे यहाँ पे देख लो आप, इन्होंने क्या किया? गर्दन का विकास करने के लिए गर्दन का इस्तेमाल किया तो विकसित हो गई। फिर वो बताते हैं अंगों के उपयोग से जीवों में नए नए लक्षण पैदा होते हैं। लेमार्क इन्हीं नए उत्पन्न हुए लक्षणों को ही क्या नाम दे देता है? इन लक्षणों को नाम दे देता है उपार्जित लक्षण। क्या नाम दे देता है? उपार्जित लक्षण। इंग्लिश में इसको क्या नाम दिया गया है? एक्वायर्ड कैरेक्टर। कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? एक्वायर्ड कैरेक्टर। और लेमार्क बताते हैं कि यही उपार्जित लक्षण अगली पीढ़ी में ट्रांसफर हो जाते हैं। सिंपल सा सिद्धांत है। यही उपार्जित लक्षण क्या है? अगली जनरेशन में पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागति पीढ़ी दर पीढ़ी होती रहती है, जिससे आगे चलकर एक नई प्रजाति का विकास होता है। लेमार्क ने इसी प्रकार के विकास को क्या नाम दिया है? जैव विकास नाम दिया है, ठीक। सीधा आप इसको नोट कर लें। सीधा नोट करने के बाद आपकी जो समस्या है वो खत्म हो जाएगी। तो लेमार्क ने कुल मिला के क्या कहा? 2-3 बात कही। लेमार्क ने कहा कि प्रत्येक जीव जो है इस संसार में, जो भी आप जीव देख रहे हैं, वो सभी जीव प्रकृति से संपर्क रखता है, और संपर्क रखने के बाद प्रकृति परिवर्तनशील होती है, ठीक है। तो इस परिवर्तन के दौर में प्रत्येक जीव क्या करता है? अनुकूलन बिठाने के लिए अंगों का यूज ज्यादा करता है, कुछ का कम करता है। जिन अंगों का उपयोग ज्यादा करता है उन अंगों के अंदर नए नए लक्षण पैदा होते हैं। उन्हीं लक्षणों को उपार्जित लक्षण नाम देता है। क्या नाम देता है? उपार्जित लक्षण, यानी कि एक्वायर्ड कैरेक्टर। जब ये एक्वायर्ड कैरेक्टर पैदा हो जाते हैं, वही एक्वायर्ड कैरेक्टर अगली जनरेशन में चले जाते हैं।
कहां चले जाते हैं भैया, अगली जनरेशन में चले जाते हैं, लोग पहुंचा देते हैं। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, इनने कैरेक्टर, एक्वायर्ड कैरेक्टर यहाँ पे लिए, अगली जनरेशन में डाल दिए, इन्होंने इसमें डाल दिए, इन्होंने इसमें डाल दिए, इन्होंने इसमें डाल दिए। लगातार ये क्रम चलता रहा चलता रहा चलता रहा और उससे एक नई प्रजाति विकसित हो गई। तो ये लेमार्क साहब जो है उनका मानना है, जो अपने इस पूरे सिद्धांत को उपार्जित लक्षण की वंशागति के सिद्धांत के नाम से, यानी कि इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर के नाम से भी प्रस्तुत करते हैं। ठीक, अब इस सिद्धांत की, जैसा मैंने बताया कि आलोचना भी हुई थी भाई, तो आलोचना देख लो। आलोचना यानी कि जो उसका क्रिटिसिज्म है वो किस बात पे हो रहा है, वो इस बात पे हो रहा है कि सबसे पहले तो लेमार्क साहब जो बता रहे हैं वो अपने आप में वैज्ञानिक नहीं है। इस सिद्धांत के प्रमुख आलोचक के अंतर्गत जो सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, आपको उसका नाम नोट करना है, वो है बीजमैन। कौन सा आदमी? जिसमें बीज बो दिए गए हो, इस तरीके से याद कर लेना, बीजमैन। इन्होंने कई वर्षों तक चूहों की पूंछ काटी, ये भी अलग आदमी नहीं मान रहा, चूहों की पूंछ काटने में लगातार लगा हुआ है ना, चूहों की पूंछ काटता गया, जिससे सिद्ध हुआ कि उपादेय लक्षण की वंशागति संभव है ही नहीं, है ना। आप इस तरीके से भी देख सकते हैं कि जैसे एक व्यक्ति है जो जिम जाता है और अपनी बॉडी एकदम मस्कुलर कर लेता है, यूं करके एकदम तंदुरुस्त बॉडी, मजे एकदम मस्कुलर, तो जब उसका बच्चा जन्म लेगा तो क्या एकदम बॉडी बिल्डर पैदा होगा? नहीं होगा ना। तो जब एक्वायर्ड कैरेक्टर उसने लिए हैं तो बच्चे में जाने चाहिए, बट नहीं जाते हैं। तो इसी प्रकार से चूहे की पूंछ काटने के बाद भी चूहे के अंदर बार बार पूंछ आ रही है। तो बीज मैंने इसी आधार पर बताया कि इस प्रकार से वंशागति संभव नहीं होती, है ना। इस आधार पर बीजमैन ने बताया कि ये उपार्जित लक्षण जो है वो वंशागत नहीं होते, लेकिन वो कब संभव है? ऐसा तब संभव है जब आपके माता पिता के अंदर जो जेनेटिकल चेंज हैं वो हो जाएंगे, तब संभव है। सोमेटिक चेंजेस नहीं। सोमेटिक चेंज यानी कि आपकी बॉडी में किसी प्रकार के परिवर्तन आ रहे हैं, वो अगली जनरेशन में नहीं ट्रांसफर होंगे, लेकिन आपके जीन के अंदर, गुणसूत्र के अंदर, डीएनए के अंदर किसी प्रकार का परिवर्तन हो जाता है तो अगले जनरेशन में वो परिवर्तन आपको देखने को मिल सकते हैं। हालांकि ये बात भी कई लंबे समय के बाद निष्कर्ष रूप में कही गई, बट ठीक है। तो सोमेटिक जो चेंजेस हैं वो अगली जनरेशन में शो नहीं होते, केवल जर्मप्लाज्म यानी कि जेनेटिक चेंजेस जो हैं वो अगली जनरेशन में हमें दिखाई देंगे। साधारण भाषा में, साधारण शब्दों में, सीधे सीधे तरीके से उन्होंने अपनी बात कह दी कि लेमार्क साहब जो बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं। अब जब गलत बोल रहे हैं तो भैया सही कौन बोले? इनसे पूछे, इनने बोला हमें नहीं मालूम, कहीं और जाओ। तो उसके बाद आए ये अंकल जी जो आपके मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहे हैं, दाढ़ी वाले बाबा डार्विन। डार्विन साहब जो हैं इंग्लैंड के रहने वाले नागरिक हैं। इंग्लैंड के इस व्यक्ति ने 1859 में, कब याद करना है, 1859 परीक्षा में प्रश्न आता, 1859 में चार्ल्स डार्विन नाम के एक व्यक्ति ने किताब लिखी, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत भी इसे हम बोलते हैं। और इस किताब को शॉर्ट में लिखा जाता है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, हिंदी में इसको बोलते हैं जातियों का उद्भव। क्या कहते हैं? जातियों का उद्भव। जातियों के उद्भव नाम की किताब, यानी कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन नाम की जो किताब है, इस किताब के अंतर्गत वो बताते हैं कि जीवन के उत्पत्ति के पश्चात जीवों के अंदर जो सतत रूप से विकास है वो कैसे होता है, ये अपनी बात बताते हैं, है ना। तो ये बताने के पहले कुछ चीजें नोट कर लो, ठीक। इन्होंने 8 वर्षों तक, कितने वर्षों तक? 8 वर्षों तक एक बीगल नाम का पानी का जहाज है, समुद्री जहाज है, बीगल नामक जहाज की 8 वर्षों तक लगभग यात्रा करी। यात्रा करने के पश्चात इन्होंने कई विभिन्न प्रकार के जीव जंतु देखे और उसके बाद इन्होंने निष्कर्ष निकाला। इसी निष्कर्ष को उन्होंने
एक किताब जिसका नाम है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन नाम की किताब के अंतर्गत उन्होंने ये सिद्धांत दिया और बताया कि जैव विकास कैसे होता है। ठीक, तो जैव विकास के अंतर्गत उन्होंने कुछ बातें बताई, आगे लिखी हुई है, पहले समझ लो कि सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा कि प्रत्येक जीव में अपार मात्रा में प्रजनन की क्षमता होती है। प्रत्येक जीव में क्या है? अपार मात्रा में प्रजनन की क्षमता है। अपने ही समान कई जीवों को जन्म देने की क्षमता प्रत्येक जीव में, लगातार जनसंख्या बढ़ भी रही है, देखने को नजर भी आ रहा है। तो जब लगातार प्रजनन की क्षमता होती है तो ऐसी स्थिति में लगातार जो जनन है या प्रजनन है उससे क्या होता है? आवास की समस्या या भोजन की जो समस्या है वो उत्पन्न हो जाती है। क्या खाएंगे, कहां रहेंगे, क्या पहनेंगे? लेकिन पहले पहनने वाली बात तो थी ही नहीं, रहने और खाने की थी। उदाहरण के लिए आप ये मान लो कि ये एक जंगल है, इस जंगल में एक शेर और एक शेरनी रहती है, फिर इनके बच्चे होंगे 4। ठीक, तो ऐसी थी। अब इसी जंगल में 6 शेर हो गए, है ना? तो अब ये जंगल कम पड़ रहा है, तो ये शेर इधर से यहां जाएगा, ये एक शेर यहां जाएगा, एक शेर यहां जाएगा। तो इस तरीके से धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ेगी, ये दूसरी जगह फैलेंगे और जब दूसरी जगह जाएंगे, बहुत ज्यादा मात्रा में संख्या होगी, तो बहुत ज्यादा मात्रा में संख्या होने से रहने और भोजन की समस्या पैदा होगी। सिंपल सी बात है। तो डार्विन साहब बताते हैं कि जब ये समस्या पैदा होती है तो इस समस्या से बचने के लिए जीव को स्ट्रगल करना पड़ता है, जिसको उन्होंने कहा है जीवन हेतु संघर्ष। क्या नाम दिया है? जीवन हेतु संघर्ष। जीवन हेतु संघर्ष, इसको इंग्लिश में स्ट्रगल ऑफ द एग्जिस्टेंस कहते हैं। यानी कि आपको एग्जिस्ट करने के लिए, जीवित रहने के लिए क्या करना पड़ रहा है? स्ट्रगल करना पड़ रहा है, संघर्ष करना पड़ रहा है। ठीक, और ये बताते हैं कि ये संघर्ष प्रत्येक जीव जो है ना 3 प्रकार से करता है। सबसे पहले अपनी ही प्रजाति से संघर्ष करता है। यहाँ पे शेर कर रहे हैं, आगे कहीं खरगोश कर रहा होगा, हिरण कर रहा होगा, भालू कर रहा होगा, अपनी ही प्रजाति से भी संघर्ष करते हैं। फिर दूसरी प्रजाति से भी, शाकाहारी जीव को मांसाहारी जीव से करना पड़ता है। जब शेर बूढ़ा हो जाता है तो भेड़िए से भी संघर्ष करना पड़ता है, नहीं तो भेड़िया उसको खा जाएगा, है ना? तो ऐसी स्थिति में दूसरी प्रजाति से भी संघर्ष करना पड़ता है। और तीसरा संघर्ष सभी के लिए कॉमन है, वो है प्राकृतिक संघर्ष, प्रकृति से, जो लेमार्क भी बता रहे थे कि प्रकृति में कभी सर्दी, कभी गर्मी, कभी बाढ़, कभी भूकंप, कभी बारिश, कभी भूस्खलन, कभी कोई प्राकृतिक समस्या। इन समस्याओं से प्रत्येक जीव को अपनी सुरक्षा करनी है। जो इन सभी संघर्षों में अपने आप को ढाल लेगा, अपनी सुरक्षा कर लेगा, अपने आप को जीवित रख पाएगा, वही क्या होगा? आगे का सूरज देख पाएगा, नहीं तो विलुप्त हो जाएगा। तो डार्विन साहब बता रहे हैं कि प्रत्येक जीव क्या कर रहा है? संघर्ष कर रहा है ना? जनन करता है, संख्या बढ़ती है, फिर संघर्ष करता है, 3 प्रकार से करता है। जब संघर्ष करता है तो इस संघर्ष के दौरान उसके शरीर में नए नए लक्षण पैदा होंगे। लेमार्क उन लक्षणों को क्या कह रहा है? उपार्जित लक्षण। डार्विन यहाँ पे ये बता रहे हैं विविधताएं, वेरिएशन। इसी चीज को डार्विन क्या बताता है? विविधताएं बताता है, वेरिएशन बताता है। जब ये संघर्ष में वेरिएशन आ जाते हैं तो जो सकारात्मक वेरिएशन है, जो यूजफुल वेरिएशन होते हैं, वो क्या करते हैं? इसको अगले चरण में पहुंचाते हैं और इसका नाम है इसका नाम क्या है? उत्तरजीविता का साधन, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। क्या है? उत्तरजीविता का साधन। यानी कि जो फिट होगा, सरवाइव करने के लिए जो फिट होगा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। वो कैसे फिट होगा? जब इस संघर्ष में, है ना, जब दूसरे प्रकार का जो यहाँ पे बिंदु लिखा है, संघर्ष में जो व्यक्ति अपने आप को ढाल लेगा, उसके अंदर विविधताएं आ जाएंगी और विविधताओं के बाद ही, इसके बाद
इन विविधताओं के बाद ही क्या हो पाएगा, इन विविधताओं के बाद ही वो सरवाइव करने के लिए फिट हो पाएगा। और जो सरवाइव करने के लिए फिट होगा, प्रकृति उसी का ही क्या करेगी, चयन करेगी, जिसे डार्विन ने नाम दिया है प्राकृतिक चयन यानी कि नेचुरल सिलेक्शन। ठीक, तो ये बात बताई डार्विन ने। अब डार्विन ने अपने इस बात को एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने का प्रयास किया, जो कहीं ना कहीं लेमार्क ने भी एक एग्जाम्पल लिया था समझाने के लिए, तो डार्विन भी लेंगे। पहले हम डार्विन के इस सिद्धांत को फिर से थोड़ा और रिवाइज करके देखते हैं। इस सिद्धांत के अन्य नाम परीक्षा में जब पूछे जाए तो ध्यान रखना है, योग्यतम की उत्तरजीविता का साधन, यानी कि द थ्योरी ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, इतना भी याद रख सकते हैं। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट थ्योरी जो है वो किसने दी है, इंग्लिश में याद रखना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट थ्योरी जो दी है वो डार्विन ने दी है ना। इसलिए इसको हिंदी में उत्तरजीविता का साधन, योग्यतम की उत्तरजीविता का साधन के नाम से भी पूछते हैं, और दूसरा पूछते हैं प्राकृतिक चयन यानी कि नेचुरल सिलेक्शन। चयन की जगह प्राकृतिक वर्ण भी लिख के दे सकता है, प्राकृतिक वर्ण, नेचुरल सिलेक्शन। तो नेचुरल सिलेक्शन जो है इस नाम से भी ये सिद्धांत पूछ लिया जाता है। तो दोनों आपको याद रखने हैं, सिंपल सी बात है। इन्होंने बीगल नाम की जहाज पर समुद्री यात्रा की थी और इसके बाद अपने जो रिसर्च है वो ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय नेचुरल सिलेक्शन नाम की किताब में पब्लिश करा है। ठीक, तो ये क्या है, इसकी सामान्य जानकारी, और ये क्या इससे संबंधित अन्य जानकारी। ठीक, तो ये आपने लिख ली होगी कि लेमार्क साहब, डार्विन साहब ने 1859 में ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय नेचुरल सिलेक्शन नाम की किताब में डार्विनवाद जो है वो प्रस्तुत किया, जिसे हम उत्तरजीविता का साधन या प्राकृतिक चयन का सिद्धांत भी कहते हैं। 8 वर्षों तक इन्होंने समुद्र की यात्रा करी थी और वो बाकी की बात है। अब ये सिद्धांत की जो मुख्य बातें हैं, जैसा बताते हैं कि प्रत्येक जीव में उत्पादन की क्षमता बहुत ज्यादा है, अति उत्पादन। अब आप बोलोगे सर इंग्लिश, तो इंग्लिश अगले पेज पे है, इंग्लिश कहाँ है, अगले पेज पे है ना। ओवर प्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करने की क्षमता है, उत्पादन की बहुत क्षमता है। ठीक, तो जब बहुत ज्यादा क्षमता होती है तो जैसा मैंने बताया समस्या उत्पन्न होती है भोजन की और आवास की, यानी कि रहने की और खाने की। जब समस्या उत्पन्न होती है तो जीवन के लिए क्या करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, यानी कि स्ट्रगल ऑफ द एग्जिस्टेंस, दूसरा पॉइंट। और कितने प्रकार से, 3 प्रकार के, होमोजीनस, इंटरस्पीसीज और एनवायरमेंटल, यानी कि अपनी ही जाति से, दूसरी जाति से और प्रकृति से। तीनों प्रकार के संघर्ष में जो जीत जाता है उसके शरीर में विविधताएं आ जाती हैं, यानी कि वेरिएशंस आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं, वेरिएशन आ जाते हैं। और यही वेरिएशन क्या होते हैं, इनहेरिटेंस अगली पीढ़ी में पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो पहुंचते हैं वैसे ही सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट को वो प्राप्त कर लेता है, यानी कि सर्वाइव करने के लिए वो क्या हो जाता है, फिट हो जाता है। तो उसी को योग्यतम की उत्तरजीविता कहा है। जिस जीव के शरीर में योग्यतम की उत्तरजीविता उत्पन्न हो जाती है उसी का ही प्रकृति चयन करती है, सर्वाइव करने के लिए वो फिट हो जाता है, तभी नेचुरल सिलेक्शन होता है। और उसी से नई नई जातियां उत्पन्न होती हैं, जिसे हमने नाम दिया है न्यू स्पीसीज, यानी कि जैव विकास। यही है डार्विन के अनुसार। अब एक चीज और यहाँ पे आपको याद रखनी है, डार्विन के अनुसार जो जैव विकास है वो केवल जीवों के विकास के सिद्धांत के तौर पर याद नहीं रखेंगे, हम याद रखेंगे हमारे जीवन का मूल सिद्धांत है। क्या है, जीवन का मूल सिद्धांत। क्यों है, क्योंकि हमारे जीवन में भी हमें यही समस्याएं हैं। लगातार पहला बिंदु जो है ना, लगातार ये बता रहा है कि जनसंख्या बढ़ती जा रही है। इस चीज को याद रखना, ये हमारे जीवन को सुधारने वाला एक मुख्य सिद्धांत है। अगर आप इसको अपने जीवन में उतार लेंगे तो ऐसी स्थिति में आपकी समस्याएं खत्म हो जानी है। ठीक, तो ये जो बता रहा है वो लगातार जनसंख्या के बढ़ने की स्थिति को बता रहा है। जब जनसंख्या लगातार बढ़ेगी तो हमें संघर्ष भी करना पड़ेगा,
कुछ लोगों को कुछ चीजें आसानी से उपलब्ध हो जाती है, संघर्ष नहीं करना पड़ता क्योंकि वहां बहुत ज्यादा है। जब वही चीजें कम होगी तो उनको प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, संघर्ष। और संघर्ष 3 प्रकार से, जैसे आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, और उसमें जब फॉर्म भरे जाते हैं, एक्सपीरियंस जो है फॉर्म भरते हैं, तो 5 लाख फॉर्म भरे गए या 8 लाख फॉर्म भरे गए या 12 लाख फॉर्म भरे गए या 15 लाख फॉर्म भरे गए, तो लगातार हम ये देख रहे हैं कि फॉर्म भरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो लगातार फॉर्म भरने वाले की संख्या बढ़ रही है, तो उससे क्या होगा, अब लगातार कंपटीशन बढ़ता जाएगा, संघर्ष बढ़ता जाएगा। तो इस संघर्ष में आपको क्या करना है, स्ट्रगल करने के लिए आपको तत्पर रहना है। और कितने प्रकार से, 3 प्रकार से। अपनी प्रजाति यानी कि अपने परिवार वालों से भी संघर्ष करना पड़ता है। कभी कभी ये हम लड़कियों के संबंध में देखते हैं कि एक बार दे दिया पेपर, चलो हुआ नहीं हुआ, चलो अब शादी कर दो, अपने घर जाओ, पढ़ते रहे। लड़कों के सामने भी समस्या आती, घर वाले बोलते हैं कि चलो एक काम करो, छोटी मोटी पोस्ट ले लो, फिर बाद में पढ़ते रहना। तो ऐसी कई समस्या हैं। तो हमें अपने घर वालों से भी कहीं ना कहीं इस संघर्ष में जीतना होता है कि नहीं, हम ले लेंगे सिलेक्शन, थोड़ा और साथ दो, थोड़ा और साथ दो। और अगर हमें विश्वास है तो हमें ऐसा करना चाहिए, और अगर हमें विश्वास नहीं है कि हम सिलेक्शन ले पाएंगे तो हमें छोड़ देना चाहिए। हमें अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। और अगर हमें विश्वास है तो लगे रहना चाहिए। विश्वास से बड़ी कोई ताकत नहीं। ठीक, तो ये तो हमें अपने परिवार वालों से संघर्ष करना है। फिर उसके बाद अंतरजातीय यानी कि दूसरे, यानी कि जब आप यहाँ पढ़ने आते हैं, छोटे छोटे शहरों से बड़े बड़े शहरों में पढ़ने जाते हैं, तो वहां पे आपका एक दोस्त बन जाता है। दोस्त जरूरी है, लेकिन इतना जरूरी नहीं कि आपको पढ़ाई करने से क्या करे, डिस्टर्ब करे, इतना जरूरी नहीं है ना। तो ऐसी स्थिति में अब वो बोलेगा चलो पिक्चर देख के आते हैं, चलो घूम के आते हैं, चलो उससे मिल के आते हैं, चलो यहाँ चलते, चलो वहां चलते हैं। तो ये संघर्ष चल रहा है। इस संघर्ष में आपको उसको मना करना है कि नहीं। पेपर के बाद 12th फेल मूवी देखी होगी ना, तो उसमें जो हीरोइन है, क्या नाम है उनका, वास्तविक रूप से मैं नाम भूल रहा हूं, जब मनोज कुमार से मिलने आती है तो वो बोलता है कि हम प्रीलिम्स के बाद मिले। तो बोलती है कि प्रीलिम्स अभी 2 महीने बाद है, 2 या 3, जितना भी बोलती है, 2 या 3-4 महीने बाद है, शाम को मिल सकते हैं। बोले नहीं, सिर्फ 2 महीने बचे हैं। तो इस बात में गंभीरता है। 2 महीने बाद है, क्या है, 2 महीने बाद है या सिर्फ 2 ही महीने बचे, दोनों में बहुत अंतर है। तो ये अंतर को समझना है, ये संघर्ष करने वाले व्यक्ति ही समझ पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में फिर तीसरा है वातावरण, प्रकृति, नेचर। कैसे, सर्दी हो रही कल पड़ेगी, गर्मी हो रही है कल पड़ेगी, आलस आ रहा है कल पड़ेगी, नींद आ रही कल पड़ेगी, नहीं, नींद आ रही मुंह धो के पढ़ो, आलस आ रहा है त्याग के पढ़ो, सर्दी आ रही कपड़े, चादर, रजाई, स्वेटर, जैकेट जो भी है पहन के ओढ़ के पढ़ो, पढ़ो, लेकिन आज पढ़ो, अभी पढ़ो। और जब ऐसा लगता है कि नहीं, तब 2 घंटे ज्यादा पढ़ो। पढ़ना बहुत जरूरी है। और जब आप इन संघर्ष में अपने आप को ढाल लेंगे, तब आपके अंदर आ जाएंगी वेरिएशन, यानी कि वो ज्ञान का भंडार जो है आपके अंदर इकट्ठा हो जाएगा। जो आपको नहीं पता है वो पता लगने लगेगा, जो नहीं आता था वो आने लग जाएगा। जब पेपर होगा तो वो डिलीवर होने लग जाएगा, वंशागति। यानी कि इसको इस तरीके से समझे, अगली जो टेस्ट है उस टेस्ट में डिलीवर होगा, फिर अगले टेस्ट में डिलीवर होगा। जब आता ही नहीं है तो डिलीवर कैसे होगा। ठीक, तो इस तरीके से जब बार बार डिलीवर होने लग जाएगा, आपको अच्छी सी चीजें याद होने लग जाएंगी, समझ में आने लग जाएंगी, तो इसका मतलब आप क्या हो रहे हैं, योग्य बनते जा रहे हैं। एक बच्चा जो 100 नंबर के टेस्ट में हर बार 90 प्लस आता है, 90 प्लस आता है, 90 प्लस आता है, तो हम ये मान सकते हैं कि क्या उसका नहीं होगा सिलेक्शन? नहीं मान सकते ना। हम ये मान सकते हैं कि उसका सिलेक्शन जरूर होगा। क्यों? क्योंकि हमारी नजर में वो योग्य है। क्यों योग्य है? क्योंकि वो डिलीवर कर रहा है।
वो वेरिएशन क्रिएट कर रहा है, वो संघर्ष कर रहा है, इसलिए वो लगातार कंटिन्यूअसली अपने अंदर चेंजेस ला रहा है। ऐसा जीव भी लाते हैं अपने शारीरिक और मानसिक स्तर पे। तो फिर उसके बाद क्या, प्रकृति उनका चयन कर लेती है, यानी कि एमपीपीएससी, व्यापम या पीईबी जो भी नाम है चेंज होता रहता है उसका, या अदर स्टेट, सिविल सर्विस, एसएससी, पटवारी, रेलवे, आर्मी, पुलिस, किसी की भी भर्ती की आप तैयारी कर रहे हैं, आप ये देखें कि वहां पे लगातार संख्या बढ़ती जा रही है, तो आपको लगातार कंपटीशन भी बढ़ाते जाना है, बढ़ ही रहा है, संघर्ष करना पड़ेगा। और संघर्ष आपको, कुछ नए नए विद्यार्थी होते हैं ना, तो परिवार के संघर्ष से बच जाते हैं, तो दोस्तों का संघर्ष करो, प्रकृति से संघर्ष करो, संघर्ष करना है। केवल एक बात याद रखना है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे, लगातार कंटिन्यूअसली मेहनत करते रहो। फिर उसके बाद वेरिएशन आने लगेंगे, डिलीवर होने लगेगा, ज्ञान बढ़ता जाएगा, योग्यता का प्रतिबिंब बनते जाओगे आप। जब योग्य बन जाओगे तभी प्रकृति चयन करेगी, तभी आपका सिलेक्शन होगा। और जब सिलेक्शन हो जाएगा तो नई प्रजाति, यानी कि आपके जो बच्चे हैं वो एक अच्छे माहौल में पढ़ेंगे, जैसा आपके माता पिता ने आपको पढ़ने का मौका दिया है, घर वालों ने आपको पढ़ने का मौका दिया है, आप भी अपने आने वाली जनरेशन को एक अच्छा मौका दे पाएंगे। तो ये है प्राकृतिक चयन हमारे। और ये जरूरी नहीं कि सिविल सर्विस या कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ये उस चाय वाले के लिए भी है, क्योंकि आसपास बहुत चाय के ठेले हैं। तो अपने संघर्ष के माध्यम से आपकी चाय बेहतर होनी चाहिए, तब जाके लोग पिएंगे और आप का ही चयन करेंगे। आपकी किताब, आप कोई पब्लिकेशन चला रहे हैं तो आपकी किताब में वो गुण होनी चाहिए, वो विशेषता होनी चाहिए कि मार्केट में सभी किताब छोड़ के वो आपकी किताब पढ़े कोई व्यक्ति। क्यों? अब संघर्ष तो वहां भी है। तो संघर्ष की इस पूरी दुनिया में आप संघर्ष से नहीं बच सकते, संघर्ष भरी ये दुनिया है, संघर्ष तो अंतिम सत्य है, स्वीकार करना पड़ेगा और उसी पद चिन्हों पे आपको चल के आगे बढ़ना होगा। ठीक, तो ये है डार्विन का सिद्धांत, जो एक जैव विकास के संबंध में बताते हैं। डार्विन अपने इस एग्जाम्पल के माध्यम से बात कहते हैं कि उन्होंने, जैसे लेमार्क ने कहा था, क्या कहा था लेमार्क भाई साहब ने? लेमार्क ने कहा था कि एक छोटा जिराफ है, वो लगातार 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 अपने शरीर में वृद्धि करता गया और उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति के माध्यम से हमें एक बड़ा जिराफ देखने को मिलता है। लेकिन डार्विन साहब कहते कि नहीं, ऐसा नहीं है। एक समय था जब लंबी गर्दन वाला और छोटी गर्दन वाला दोनों जिराफ एक ही टाइम में सरवाइव करता था। जैसे अलग अलग काले मुंह वाले, लाल मुंह वाले बंदर है ना, ऐसे ये भी हुआ करते थे। लेकिन एक दिन क्या हुआ, जमीन की घास खत्म हो गई। जमीन की घास खत्म हो जाने से अब इनकी संख्या लगातार बढ़ी थी। इस बढ़ी हुई जनसंख्या में इन सब को क्या करना था? संघर्ष करना था। तो संघर्ष में ये जो छोटी गर्दन वाले हैं वो हार गए, वो अपने अंदर विविधताएं उत्पन्न नहीं कर पाए, जिससे उनकी नई प्रजाति विकसित नहीं हो पाई। और ये जो बड़ी गर्दन वाला जिराफ था, इसने अपनी इन पत्तियों को खाकर अपने आप को जीवित रखा और इसकी लगातार जो जनरेशन है वो आगे बढ़ती गई। तो इस प्रकार से लेमार्क के सिद्धांत को इन्होंने फेल करके अपने एक नए सिद्धांत दिया कि एक ही समय में कई प्रकार के, कई प्रजाति के जीव हैं, उन संघर्ष में जो जीत जाता है उसी का ही प्रकृति चयन करती है। ठीक, अब ये सिद्धांत आप बोलोगे यार ये सिद्धांत तो बहुत अच्छा है, अच्छी समझ में भी आया है, लेकिन इसकी भी कुछ आलोचनाएं की गई, इसकी भी अंदर कुछ थोड़ी बुराइयां देखी गई। बुराइयां जैसे डार्विन ने ये नहीं बताया है ना, ये बताने में वो असमर्थ रहे कि विविधताएं क्यों और कैसे उत्पन्न होती है। संघर्ष तो ठीक है, लेकिन संघर्ष के दौरान वो वेरिएशन क्यों उत्पन्न हो रहे हैं, कैसे उत्पन्न हो रहे हैं, इसके बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। जब कुछ भी नहीं बताया तो ऐसी स्थिति में समस्या उत्पन्न होगी। लोगों ने बोला कि यार ये तो कोई बात ही नहीं हुई, ऐसे तो फिर लेमार्क का सिद्धांत भी सही होना चाहिए कि उपार्जित लक्षण बनते हैं तो बनते हैं, लेकिन नहीं बनते हैं, नहीं बनते हैं तो बीच में फेल कर दिया। लेमार्क के सिद्धांत के फेल होने के बाद जब डार्विन आया
तो डार्विन में भी कहीं ना कहीं वही समस्या बनी रही कि ये वेरिएशन पैदा क्यों होती है, भाई ये तो बताओ, और कैसे हो रही है। तो कैसे वाली बात तो इनको भी नहीं पता थी, तो ये सिद्धांत यहां पे फेल हो गया। डार्विन साहब ये भी नहीं बता सके कि विविधताओं की वंशानुगति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी कैसे होती है। क्यों नहीं बता पाए, उसके पीछे कारण है, मैं बताता हूं कि 1865 में, है ना, लगभग 1865 में जो ग्रेगर जॉन मेंडल साहब है, इन्होंने एक सिद्धांत दिया था जिसका नाम है आनुवंशिकता के नियम। हाँ, आनुवंशिकता के सिद्धांत या आनुवंशिकता के नियम, ग्रेगर जॉन मेंडल ने। उसके पहले किसी को पता ही नहीं था कि जेनेटिकल थ्योरीज क्या होती हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी कैरेक्टर कैसे ट्रांसफर होते हैं, वंशानुगति क्या होती है, ये किसी को कुछ पता ही नहीं था। तो इनको भी नहीं पता, तो सिंपल सी बात है, जो आने वाले आगे के समय में लोगों को पता चली, तब जाके लोगों ने इसकी आलोचना की। नहीं, शुरुआत में 58 में जब ये सिद्धांत आया था, 1859 में, सॉरी 58 में नहीं, 1859 में जब ये सिद्धांत आया तो लोगों ने स्वतंत्र हृदय से इसको स्वीकार किया कि वाह क्या बात। लेकिन इसके पहले लगभग 50 सालों तक लेमार्क का सिद्धांत चल रहा था। फिर लेमार्क का सिद्धांत इन्होंने फेल कर दिया, क्योंकि इसका समर्थक एक बीजमैन भी तो है, उन्होंने फेल कर दिया, इसको पास कर दिया। फिर आगे 10-20 साल 30 साल के बाद इस सिद्धांत को भी फेल कर दिया। क्यों फेल कर दिया? क्योंकि ये विविधताएं कैसे उत्पन्न होती हैं, क्यों वंशानुगत होती हैं, कैसे वंशानुगत होती हैं, इनके बारे में डार्विन साहब नहीं बता रहे थे, तो इसकी आलोचना की गई। डार्विन के अनुसार केवल उपयोगी परिवर्तन ही वंशानुगत होते हैं। डार्विन बता रहे ना कि जो उपयोगी है, जिनका हम यूज कर रहे हैं, वही वंशानुगत होंगे, जिनका उपयोग नहीं कर रहे हैं वो वंशानुगत नहीं होंगे। तो ये बात भी गलत है। हमारे कान के ये जो हिस्से हैं, ये हर साल वंशानुगत, और हर साल मतलब हर जन्म में, हर एक जीव में, मानव के अंदर ये वंशानुगत होके आ रहे हैं, जबकि इनका कोई काम नहीं। अब महिला बोली सर ये तो मत बोलो, इनमें तो हम कान में बालियां पहनते हैं, झुमका पहनते हैं, फिर झुमका गिर जाता है बरेली के बाजार में, फिर गाना बन जाता है, तो वो एक अलग बात है। बायोलॉजिकली इनका कोई यूज नहीं, इनका है, इनका नहीं है, ठीक है, नीचे वालों का, ठीक। फिर भी वो वंशानुगत तो हो रहे हैं, यानी कि हमारे शरीर के अंदर जो आनुवांशिक रूप से लगातार ये चीजें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जा रही हैं, जिनका यूज नहीं है, तो क्यों जा रही है? ऐसी स्थिति में उनको विलुप्त हो जाना चाहिए। अपेंडिक्स जो हमारे पेट के यहाँ पे नीचे पाई जाती है, वो विलुप्त हो जानी चाहिए। ऐसे कई चीजें हैं जो हमारे शरीर में अविशेषी अंग के रूप में है, जैसे अक्कल दाढ़ जो है वो अविशेषी अंग के रूप में है, वो विलुप्त हो जानी चाहिए, लेकिन वो आ ही रही है ना। तो इसके सिद्धांत में कुछ कमियां थी, है ना। अनुपयोगी चीज भी वंशानुगत हो रहे हैं, जैसे अवशेषी अंगों का लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी आना। डार्विन ने कायिक एवं जनन कोशिकाओं की विविधताओं या विभिन्नताओं में कोई अंतर नहीं बताया, यानी कि जो आपकी सोमेटिक सेल हैं, जो बॉडी की सेल हैं, या जो आपकी जनन कोशिका स्पर्म ओवम है, उनके बीच में किसी प्रकार का कोई अंतर बताया ही नहीं। तो ये क्या बात हुई, कुछ तो बताना चाहिए। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए उनकी आलोचना की गई। प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से आलोचनाएं आप थोड़ा बहुत ध्यान रखना, ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। ज्यादा याद करने की जरूरत है तो इन चीजों की है, ये एकदम दिमाग में छपे होने चाहिए, साथ ही साथ छपा होना चाहिए आपके दिमाग में ये वाला सेक्शन कि किसने दिया, कब दिया, कौन सी किताब में दिया, ठीक है, क्या क्या इसके नाम है, फिर उसके बाद इससे संबंधित क्या मुख्य बातें हैं, फिर उसके बाद आलोचना याद रख पाओ तो ठीक है, नहीं रख पाओ तो कोनो बात नहीं। ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, इंग्लिश मीडियम वाले इसको अपने स्तर पे नोट कर लेंगे। डार्विनिज्म थ्योरी के संबंध में जो कुछ बातें हैं वो इंग्लिश में आ गई। अब अगला जो सिद्धांत है उसका नाम है उत्परिवर्तनवाद, थ्योरी ऑफ म्यूटेशन। अब जो डार्विन ने सिद्धांत दिया है, तो डार्विन का सिद्धांत महान सिद्धांत बन के आगे सामने आया, कुछ हद तक ठीक भी है, अच्छा भी है, लगता भी है। लेकिन जैसा मैंने बताया 1865 में मेंडल साहब ने अपने आनुवंशिकता के नियम सिद्धांत दिए।
अब 1865 में जब ये सिद्धांत आए, हालांकि ठीक है उस समय किसी ने इनको पढ़ा नहीं, ज्यादा इनको ख्याति प्राप्त हुई नहीं, और मेंडल साहब जो हैं वो 1884 के आसपास इस दुनिया से चले गए। मेंडल साहब ने 1865-66 में ये सिद्धांत दिए, लेकिन इन सिद्धांतों को किसी ने हवा भी नहीं दी। ओ यार बहुत ही मुश्किल है, कौन पढ़ेगा, हट भगा दिए सिद्धांत, अरे किसी ने ज्यादा तवज्जो नहीं दी। मेंडल साहब आगे चल के इस दुनिया से चले भी गए। फिर एक व्यक्ति जिसका नाम क्या है, ह्यूगो डी व्रीज, ये डी व्रीज नाम का एक वैज्ञानिक अपने 2-3 वैज्ञानिकों के साथ मिलके, आगे उनके नाम लिखे होंगे, 2 वैज्ञानिकों के साथ मिलके इन तीनों ने ऐसे ही कोई रिसर्च करी। रिसर्च करने के बाद उसको एक मैगजीन में पब्लिश किया, लेकिन उस मैगजीन ने मेंडल के सिद्धांत ऑलरेडी पब्लिश कर रखे थे 1865 में, तो उन्हीं से सिमिलर जो सिद्धांत थे डी व्रीज ने जब दिए, तो उस मैगजीन ने सिद्धांत को पब्लिश करने से मना कर दिया। ये बातें हम अगले लेक्चर में करेंगे, थोड़ा विस्तार से करेंगे, अभी हम थोड़ा सूक्ष्म रूप में इनको पढ़कर आगे बढ़ते हैं। तो डी व्रीज ने कहा कि हमारे सिद्धांत क्यों पब्लिश नहीं करा रहे भाई, इसमें क्या दिक्कत है। उन्होंने बोला कि ये सिद्धांत एज इट इज पहले ही 1865 में मेंडल नाम के वैज्ञानिक ने पब्लिश कर रखे हैं, कॉपीराइट लग जाएगा, ज्यादा बोलोगे तो केस लग जाएगा, भागो यहां से। तो मेंडल साहब के सिद्धांतों को डी व्रीज ने पढ़ा, यार हमने तो ये सिद्धांत बड़ी मुश्किल से बनाए थे, ये पहले से ही पब्लिश है, हमें पता ही नहीं था। तो डी व्रीज ने उन सिद्धांतों को पढ़ा। पढ़ने के बाद उन्हीं सिद्धांतों को जो मेंडल ने दिए थे सन 1900 में दोबारा से पब्लिश कराए। देखो मेंडल के सिद्धांतों को मैगजीन दोबारा से पब्लिश कर देगी, लेकिन डी व्रीज के सिद्धांतों को नहीं किया, क्योंकि डी व्रीज के सिद्धांत वैसे ही थे जैसे मेंडल के थे। तो मेंडल के सिद्धांतों को दोबारा से पब्लिश कराए 1900 में, और उसको नाम दिया मेंडल वॉक। तो मेंडल वॉक के नाम से ये सिद्धांत दोबारा से मार्केट में आए और इस बार तबाही मचा दी। मार्केटिंग की बढ़िया तरीके से, सब घर घर जाके लोग पढ़ने लगे। मतलब वैज्ञानिकों ने इनको पढ़ा, पढ़ने के बाद सन 1900 में ये बात समझ में आई कि भाई साहब जो डार्विन साहब बोल रहे हैं संघर्ष में नई नई विविधताएं आती हैं, तो जो नई विविधताएं आ रही हैं वो शारीरिक रूप से आ रही हैं। लेमार्क साहब भी बोल रहे हैं कि जो नए नए लक्षण पैदा हो रहे हैं वो उपार्जित लक्षण, यानी कि शारीरिक विभिन्नताओं की बात कर रहे हैं, जबकि ये विविधताएं कभी भी वंशानुगत होती ही नहीं है, यानी कि इन सिद्धांतों का मूल आधार ही गलत है। तो डी व्रीज ने लेमार्क के और डार्विन के सिद्धांतों को सिरे से ही नकार दिया, बोले कि भाई मजाक है और कुछ भी नहीं। तो डी व्रीज से पूछा फिर सही बताओ। हालांकि डी व्रीज आनुवंशिक सिद्धांतों का ज्ञाता था, जैव विकास के बारे में कोई जानकारी थी नहीं, तो उन्होंने थोड़ा बहुत अपनी समझ में, अपने हिसाब से, अपने ज्ञान को ध्यान में रखते हुए सिद्धांत पब्लिश करा दिया। और इन्होंने बताया, इन्होंने क्या बताया, अब यहाँ पे अपन जो है ना, ये जो कहानी मैंने सुनाई, इस कहानी को दिमाग में बिठा के रखना और इस आधार पे अब इस डी व्रीज नाम के वैज्ञानिक को समझना। डी व्रीज नामक वैज्ञानिक जो कि हॉलैंड का निवासी था, इसने 1901 में, है ना, 1901 में जैव विकास के संबंध में सिद्धांत दिया। उस सिद्धांत का नाम था उत्परिवर्तनवाद, यानी कि थ्योरी ऑफ म्यूटेशन। क्यों दिया म्यूटेशन? क्योंकि 1900 में मेंडल वॉक, 1900 के अंदर मेंडल वॉक ने इस दुनिया को यह बता दिया कि डार्विन का सिद्धांत गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि डार्विन जिन विभिन्नताओं की बात कर रहे हैं वो शारीरिक है, और शारीरिक विभिन्नताएं वंशानुगत नहीं होती। जिस प्रकार से लेमार्क ने उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति की बात कही वो असत्य है, उसी प्रकार से डार्विन के द्वारा बताई गई जो विभिन्नताएं हैं, जो वंशानुगत होने की बात की जा रही है, वो गलत है, पूर्णतः गलत। तो ऐसी स्थिति में जो जेनेटिकल चेंज आते हैं बॉडी में, बस वही विभिन्नताएं आगे चल के क्या होती हैं, कंटिन्यूअसली हमें दिखाई देती है, वही जैव विकास है।
तो इन्होंने अपने एक हिसाब से सिद्धांत बनाया और बनाए हुए सिद्धांत को लपेट के हमको दिया। तो लपेटे हुए सिद्धांत को पढ़ेंगे हम पहले, ठीक। तो उत्परिवर्तन क्या है? उत्परिवर्तन बात का मतलब होता है शरीर में आने वाले अचानक परिवर्तन। अचानक से सींग निकल आए, अचानक से सींग गायब हो गए, ये अचानक से परिवर्तन। हल्क देखा, मानवीय, लेकिन हल्क अचानक से बड़ा हो जाता है और अचानक से वो आदमी हो जाए, ये म्यूटेशन। एक हॉलीवुड की मूवी भी है म्यूटेंट के नाम से। किसी में एकदम आग उगलने की क्षमता है, किसी में तेज भागने की क्षमता है, किसी में अलग अलग क्षमता है ना, उनको म्यूटेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि उनके शरीर में अचानक से ये परिवर्तन पैदा हुए, इसलिए वो म्यूटेंट है ना। तो म्यूटेशन का मतलब अचानक से बॉडी के अंदर होने वाले परिवर्तन। डिब्रीज बता रहा है। डिब्रीज ने यही सारी बातें जो है इवनिंग प्राइमरोज नाम का एक पौधा है, उस पौधे पर अध्ययन करने के बाद अपना ये सिद्धांत पब्लिश करा। ये इवनिंग प्राइमरोज नाम की जो पौधा है ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनता है। तो ये जो सिद्धांत है ये आपको याद हो गया होगा, है ना। जैसे लेमार्क ने 1809 में दिया, डार्विन ने 1859 में दिया और डिब्रीज ने 1901 में दिया। ये सिद्धांत हो गए क्रमबद्ध रूप से। चलो आगे बढ़े। अब इस सिद्धांत की कुछ बातें। जैव विकास छोटी छोटी विभिन्नताओं से नहीं, ये कौन बता रहे हैं? डिब्रीज बता रहे हैं। डिब्रीज ये बता रहे हैं उत्परिवर्तनवाद के अंतर्गत जो छोटी छोटी विभिन्नता हैं, छोटी छोटी यानी कि लगातार हमारे शरीर में नए नए चेंजेस आ रहे हैं, उनसे ये विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं होती। जैसा लेमार्क और डार्विन यही बोल रहे हैं, लगातार परिवर्तन से ये विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं, उपार्जित लक्षण पैदा होते हैं, वेरिएशन पैदा होते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं होता। छोटी छोटी विभिन्नताओं के कारण नहीं बल्कि बड़ी और आकस्मिक विभिन्नताओं के कारण ये वेरिएशन पैदा होते हैं। यानी कि जीवों के शरीर में जो विकास है वो अचानक से बड़ी विभिन्नताओं के कारण पैदा होता है ना, अचानक से होता है और पूरी प्रजाति के अंदर होता है। उसी को ही उन्होंने उत्परिवर्तनवाद कहा है। यह विभिन्नताएं आनुवंशिक पदार्थ में क्या कर देती हैं? परिवर्तन पैदा कर देती हैं, इसलिए सभी के अंदर वो चेंज एक साथ देखने को मिलता है। इसका एग्जांपल एक और है मेरे पास, कोरोना देखा। कोरोना में नए नए क्या आ रहे हैं? वेरिएंट आ रहे हैं, देखे थे ना, नए नए वेरिएंट। अब ये जो नए वेरिएंट है वो कहां से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं नए वेरिएंट? ये नए वेरिएंट जो है वो उनके आनुवंशिक पदार्थ में चेंज आने से आ रहे हैं। डेल्टा, ओमिक्रॉन, है ना, कोविड-19, ये सब जो वेरिएंट है वो कैसे आ रहे हैं? जेनेटिकल चेंज में आने से आ रहे हैं। वायरस का आनुवंशिक पदार्थ आरएनए या डीएनए दोनों में से कोई एक होता है। क्योंकि कोरोना वायरस का आरएनए न्यूक्लिक मटेरियल था, है ना, आनुवंशिक पदार्थ आरएनए था, इसलिए उसमें चेंजेस आ रहे थे। वो कहीं ना कहीं हमें एक नई वेरिएंट में दिखाई दे रहा था, ठीक। और वो केवल और केवल कहां पे? उसकी आनुवंशिक अचानक से आ रहे थे, इसलिए लगातार हमारे लिए हानिकारक सिद्ध हो रहा था। इन उत्परिवर्तनों की वंशागति उत्पन्न होने से लगातार नई नई संतानें पूर्णतः भिन्न दिखाई देती। अब लेमार्क और डार्विन क्या करें? लगातार धीरे, पहले छोटी गर्दन, फिर वो और बड़ी, फिर और बड़ी, फिर और बड़ी, फिर और बड़ी, फिर और बड़ी। डार्विन क्या कह रहे हैं? डार्विन कह रहे हैं छोटी बड़ी दोनों, छोटी गायब बड़ी रहेगी, है ना ये। लेकिन ये बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है। हो सकता है ये जिराफ रहा हो, पर अचानक से ये जिराफ हो गया हो। ये चीजें अचानक होती है। तो ये अब आप बोलोगे सर अचानक कैसे होंगे, आज नहीं समझ में आ रहा। तो भले ही ना समझ में आए, लेकिन है यही, कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक। तो ये इंग्लिश में है, इंग्लिश मीडियम वाले इसको नोट कर लेंगे। अब आता है अपना नया डार्विनवाद, न्यू डार्विनिज्म। अब होता क्या है कि देखो, डार्विनवाद एक महान वैज्ञानिक थे, सम्माननीय व्यक्ति थे, लोगों के दिलों पर राज करते थे, लोग उन्हें सम्मान देते थे। लेकिन उत्परिवर्तनवाद के आने से डार्विन का सिद्धांत तो गलत साबित हो गया। वैज्ञानिक है, गलत है तो गलत है। तो लोगों ने डार्विनवाद को सम्मान देते हुए
डार्विन को सम्मान देते हुए डार्विन के सिद्धांत को ही एक नए सिरे से प्रस्तुत किया और उसको नाम रख दिया नव डार्विनवाद। तो डार्विन को ही सुधार कर, डार्विन को मतलब आदमी को नहीं, डार्विन के सिद्धांत को फिर से सुधार कर दिया उसको नव डार्विनवाद का। अब सुधारेंगे क्या? तो सुधारेंगे वो जैसे प्रजनन की क्षमता, ठीक है, संघर्ष, ठीक है, संघर्ष के कारण जो विविधताएं उत्पन्न हो रही हैं वो बताते हैं ये विविधताएं आनुवंशिक पदार्थ में परिवर्तन कर देते हैं जिससे ये वंशानुगत होती। अब बात संभाल ली गई। पहले डार्विन ने आनुवंशिक की बात तो कही थी लेकिन ये नहीं कहा था कि इसमें परिवर्तन, इन्होंने जोड़ दिया उसमें। तो अब जो नव डार्विनवाद है, इस नव डार्विनवाद को थोड़ा इसमें इस तरीके से याद रखना कि जो आपका डार्विन है, डार्विनवाद जो है, इसी डार्विनवाद के अंदर आप जीनवाद को जोड़ दें, जीनवाद को जोड़ दें, वाद है ये, है ना, वाद, या उत्परिवर्तनवाद, उत्परिवर्तनवाद को जोड़ दें तो वो बन जाता है आपका नव डार्विनवाद। डार्विनवाद के अंतर्गत जीनवाद यानी कि जीन संबंधी जो थ्योरी है वो जोड़ दोगे तो बन जाएगा नव डार्विनवाद। और जीन संबंधी थ्योरी, जीनवाद को हटा लोगे, जीनवाद यानी कि यहाँ पे उत्परिवर्तनवाद ही है, दोनों एक ही बात है, अगर उसको हटा लोगे तो डार्विनवाद है ही सही, जो कि गलत है, लेकिन जीवन जीने की एक सही दिशा, एक राह देता है, तो उसको हमें ध्यान में रखना है। ठीक, तो डीब्रिज व उनके साथी वैज्ञानिकों ने मेंडल के सिद्धांतों को पुनः खोज करने के बाद यह सिद्ध किया कि जीन के कारण ही होने वाले परिवर्तन वंशानुगत होते हैं, अन्य परिवर्तन वंशानुगत नहीं होते। तब जब ये बात प्रूफ हो गई, उसके परिणाम स्वरूप डार्विन के समर्थक जो अगस्त बीजमैन, जो बीजमैन अपन ने बताया था लेमार्क का खंडन कर रहा था, ये वही बीजमैन है जो अगस्त बीजमैन के नाम से जाना जाता है, ने डार्विनवाद को परिवर्तित रूप में पुनः प्रकाशित करने के लिए एक नए सिद्धांत को गढ़ा जिसका नाम दिया गया नव डार्विनवाद, न्यू डार्विनिज्म। ठीक, तो ये सिंपल सी बातें जो आपके सामने यहाँ पे लिखी हुई है, सरल और आसान भाषा में ये पूरा का पूरा सेंटेंस आपके सामने है, नोट कर लो, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम जो जैसा है। ठीक, नव डार्विनवाद को डार्विनवाद का उत्परिवर्तनवाद का समुच्चय कहा जाता है, यानी कि नव डार्विनवाद जो है, न्यू डार्विनिज्म जो है, नव डार्विनवाद यानी कि न्यू डार्विनिज्म, कलर चेंज कर लेते हैं और कलर ले लेते हैं कालिया। न्यू डार्विन जो है, नव डार्विनवाद जो है वो आपके डार्विनवाद और उत्परिवर्तनवाद का समुच्चय यानी कि दोनों का योग है, दोनों का जोड़ है ना, जो मुख्य रूप से जीनवाद यानी कि जीन के उत्परिवर्तन के सिद्धांत पर आधारित है, जीनवाद के ढांचे में ढालकर प्रस्तुत किया गया है, जिसे वैज्ञानिकों ने नव डार्विनवाद या इसी कोई आधुनिक संश्लेषणात्मक सिद्धांत यानी कि मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी, इट इज ऑल्सो नोन एज मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी एंड न्यू डार्विनिज्म, दोनों इसी के ही नाम है। तो ये है आपका नव डार्विनवाद, जिसके अंदर क्या जुड़ा हुआ है, उत्परिवर्तनवाद, डार्विनवाद। ठीक, तो आई होप चीजें आपको आसानी से समझ में आ गई होंगी। 4 सिद्धांतों को हमने क्रमबद्ध रूप से सरल और आसान भाषा में दोनों लैंग्वेज के अंतर्गत, हिंदी और इंग्लिश मीडियम के अंतर्गत कंप्लीट करने का पूरा प्रयास किया। आई होप चीजें समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई हैं तो इसके अंदर बताए गए मुख्य तथ्य अच्छे से याद करेंगे और जितना हो सकेगा इससे ऑब्जेक्टिव लगाएंगे। ऑब्जेक्टिव अगर आपने लगा लिए तो ये मान के चलो जीवन में नहीं भूलेंगे। ठीक, 2-3 बातें हैं जो आपको कीवर्ड के तौर पे याद रखनी है। फिलोसॉफिक डिलोगिक जो किताब है लेमार्क ने लिखी है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन डार्विन ने लिखी है। पहले लेक्चर में ओरिजिन ऑफ लाइफ नाम की किताब जो हम बताए थे वो लिखी थी किसने बताओ, वो लिखी थी AI ओपेरिन ने। ठीक, चलिए मुलाकात अगले लेक्चर में होगी, अगले टॉपिक के साथ, जिसमें हम पढ़ेंगे आनुवंशिकता के सिद्धांत। ठीक, जय हिंद।